किस नंबर से वो 5 हाल रात के 12 बजे थे। उरूज तेज-तेज कदम उठाते बस स्टॉप की ओर जा रही थी। आज होटल में काम करते इसे वक़्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। इतना वक़्त हो गया, पता नहीं बस भी मिलेगी या नहीं। परेशानी से सोचती इसने अपने कदमों की रफ्तार मज़ीद तेज़ कर दी। आसमान पर बादल छाए थे, हर तरफ हब्स का समा था। दूर-दूर तक कोई टैक्सी या ऑटो भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब इसके करीब एक कार आकर रुकी, उरूज की नज़र कार में बैठे शख्स पर पड़ी। क्या भला है ये? वो बड़बड़ाई। ज़ैन कार से निकलकर एक जस्ट में इस तक पहुँचा। तुम इस वक़्त यहाँ क्या कर रही हो? ज़ैन ने अनजान बनते सवाल किया। वॉक कर रही हूँ, रोज़ तेवरी चढ़ाकर बोली। वाओ! इतने टाइम अच्छा मौसम है, वॉक करने का अपना ही मज़ा है। ज़ैन ने आसमान की तरफ मुँह किए दोनों हाथ फैलाए कहा। ओह हेलो, दिखाई नहीं दे रहा। काम से घर जा रही हूँ। रोज़ ने चिढ़कर कहा। ओह! मैं घर छोड़ दूँ? ज़ैन ने पेशकश की। जी नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी। रोज़ इनकार करती आगे बढ़ी। क्यों, मेरे साथ क्यों नहीं जाना? ज़ैन ने इसे पूछा, जैसे रोज़ इसे पिक एंड ड्रॉप का काम यही वही करता हो। क्या मतलब? क्या मतलब क्यों नहीं जाना? मेरी मर्ज़ी। रोज़ ने म माथे पर बल डाले कहा। देख लो, रात का वक़्त है, बारिश भी होने वाली है और ऊपर से सुनसान रोड पर एक लड़की अकेले जा रही है। कुछ भी हो सकता है, ज़ैन ने डराने की कोशिश की। अगर कुछ हुआ भी तो मेरे साथ होगा, तुम्हें इससे क्या? वो बिना डरे बोली और तेज़-तेज़ कदम उठाने लगी। ज़ैन भी इसके साथ चल रहा था, तकरीबन दौड़ रहा था। गाड़ियों और बसों की स्ट्राइक है, तुम्हें कोई टैक्सी या बस नहीं मिलेगी। ज़ैन ने इसके सर पर बम फोड़ा और वो चलते-चलते रुकी। ज़ैन रुककर घुटनों पर हाथ रख के सांस लेने लगा। इसलिए कोई टैक्सी या ऑटो दिखाई नहीं दे रहा और उसने परेशानी से सोचा। सही सुबह तक तो कोई स्ट्राइक नहीं थी और उसने अपना दर्द छुपाते कहा। मैंने कर दी, ज़ैन ने मुँह चिढ़ाया। और वैसे भी मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं आया, तुम्हारी इस मुँह बोली माँ ने भेजा है, तुम्हें लेने परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। ज़ैन ने लहजे में नरमी पैदा की। अब बताओ, दूर जाना है मेरे साथ या नहीं वरना मैं जाऊँ? इसे खामोश देखकर ज़ैन ने तख्त होते कहा। ठीक है, अगर आंटी ने भेजा है तो चली जाती हूँ तुम्हारे साथ, रोज़ा ने जताने वाले अंदाज में कहा। कभी अम्मी, कभी आंटी, ज़ैन हैरानी से बड़बड़ाया और गर्दन मोड़कर पीछे देखा। कार कार कहीं दूर रह गई थी। चलती है या उड़ती है? ज़ैन दोबारा बड़बड़ाया। कुछ कहा? रोज़ा ने इसके यूँ बड़बड़ाने पर पूछा। नहीं, चलो, तुम जाओ, गाड़ी यहीं ले आओ। मुझे अब इतनी दूर चल के नहीं जाना, जाने की हिम्मत नहीं है। रोज़ा ने अंगड़ाई लेती कहा। ज़ैन का मन किया इसे खरी-खरी सुनाए, मगर फिर कुछ सोचकर कार लेने चला गया। चार कार के करीब आते ही उरुज शान बेनियाज़ी से चलते कार में आकर बैठ गई। इसके कार का दरवाज़ा खोलते ही वक़्त ज़ैन के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट ने रश्क किया था। जैसे अगर इस वक़्त उरुज देख लेती तो कभी भी इसके साथ जाने की गलती नहीं करते। इसके बैठते ही ज़ैन ने कार आगे बढ़ा ली। उरुज ने अपना बैग सामने डैशबोर्ड पर रखा और बाहर देखने लगी। दोनों के दरमियान मुकम्मल खामोशी थी। दोनों में छाई खामोशी को ज़ैन की आवाज़ ने तोड़ा। वैसे तुम्हें कार चलाने आती है? तुम्हें इससे क्या? उरुज ने नागवारी से कहा। हाँ, मुझे इससे क्या? ज़ैन ने लापरवाही से खांसर उचकाए। तुम पागल-वागल तो नहीं हो? उरुज ने तेवरी चढ़ाए पूछा। फिलहाल तो नहीं, पर लगता है आहिस्ता-आहिस्ता हो रहा हूँ। ज़ैन शोभ-सा बोला। तुम फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ? उरुज एकदम गुस्से से बोली। फ्लर्ट और तुम्हारे साथ? इतना लो स्टैंडर्ड नहीं है मेरा। ज़ैन ने नखुवत से सर झटकते कहा। उरुज बस इससे घूर कर रह गई। ज़ैन ने कार में एक लव सॉन्ग लगाया और साथ ही साथ गुनगुनाने लगा। उरुज सारे दिन की थकान की वजह से पुरसुकून से होकर सीट के साथ टेक लगाकर बैठ गई और बैठे-बैठे ही इसकी आँख लग गई। अभी इसे सोए कुछ लम्हे ही हुए थे जब इसे महसूस हुआ कि गाड़ी हंसकोले खा रही है। रोज कच्ची नींद से कसमसाई और वो दोबारा नींद की वादियों में जाने लगी। जब गाड़ी ने जोर से हंसकोले खाया, रोज बौखलाकर उठी और बाहर का मंजर देख इसके रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। गाड़ी एक जंगल के कच्चे रास्ते पर दौड़ रही थी। चारों ओर गुप्त अंधेरा था और इसके अंधेरे में जंगल में लहलहाते बड़े-बड़े दरख्त और पौधे एक खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। ये कौन-सा रास्ता है? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? रोज़ तकदम चिल्लाई। ज़ैन बिना जवाब दिए खामोशी से कार आगे बढ़ाने लगा। मैंने पूछा पर रोज़ डर और गुस्से से चिल्लाई। ज़ैन के दोबारा जवाब ना देने पर रोज़ के डर के मारे हाथ-पाँव फूलने लगे। इसे फिसलन से कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। ज़ैन अब्बासी, मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको। इस बार इसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट थी। ज़ैन ने एक झटके से गाड़ी रोकी और गर्दन मोड़कर इसके खौफज़दा चेहरे को देखने लगा। उतरो कार से, इसने सर लहजे में कहा। और उसने बामुश्किल थूक निकलते आस-पास नजरें दौड़ाई। चारों ओर हौलनाकी सा समा था। उतरो, वरना ना आगे जो होगा इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। ज़ैन ने कड़ी नजरों से घूरते इसे वार्न किया। तुम एक घटिया इंसान हो।
उरुस दुःख और गुस्से की मिली-जुली कैफियत में कहती, हिम्मत जमा करके कार से नीचे गई। इससे पहले वो अपना बैग उठाती, जैन कार जन से आगे बढ़ा ले गया। उरुस हक्का-बक्का दूर जाते कार को देख रही थी। आज सारी अकड़ निकलेगी तुम्हारी। जब सारी रात जंगल में रहोगे, तब पता चलेगा ज़ैन अब्बासी से पंगा लेने का अंजाम। ज़ैन आँखों में शैतानियत लिए बोला। उरुस की हालत सोच ज़ैन दिल ही दिल में खुश हो रहा था। उरुस काँपते वजूद को सँभालती आज पास देख रही थी। चारों ओर वहशत और हँस का समा था। दूर कहीं किसी जानवर की कुर्राहट के कानों से टकराई। वो एकदम सहम गई। इस वक्त वो इस कच्ची पक्की सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। चांद ना होने की वजह से कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। और उस आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती आगे बढ़ने लगी जब दोबारा किसी जानवर की आवाज इसके कानों से टकराई। इस बार आवाज कतरे नजदीक से आई थी। उरुज की हिम्मत जवाब देने लगी। आंखों से भर भर कर आंसू निकलने लगे। डर के मारे इसने तेज तेज चलना शुरू कर दिया। जब किसी चीज से ठोकर लगी और वो लड़खड़ा कर मुंह के बल गिर आंखों पर लगा चश्मा दूर जाकर गिरा। इसके मुंह से एक सिसकी निकली। इसकी टुट्टी जख्मी हुई थी। उरुज यूं ही गिरी सुस्कार रही थी जब इसे अपने पाँव पर किसी नर्म चीज का लम्स महसूस हुआ। वो एकदम घबरा गई। अंधेरे में कुछ एकदम मुश्किल था। अंधेरे में कुछ पाना मुश्किल था। क्या चीज है? वो चीज इसके पाँव पर रेंगते हुए आगे बढ़ रही थी। इसके रेंगने के अंदाज से उरुज ने यही अंदाजा लगाया कि वो सांप है। इसे सोच के आते ही उरुज का तब तम्स बिगड़ना शुरू हुआ। सांप इसके पाँव से रेंग कर आगे बढ़ गया। वो लंबे लंबे सांस लेती, उठने की कोशिश करती, दोबारा बैठ पीठ के बल गिरे, जिसकी वजह से इसके सर पर गहरी चोट आई। बाबा इसके लब से हिले थे। दूर कहीं मीलों के फासले पर मीर मेंशन में बैठे बाप के दिल को कुछ हुआ था और इसके मुंह से बेख्तियार निकला, परी। जैन गुनगुनाता कार चला रहा था जब उरुज के बैग में पड़ा मोबाइल बचा। जैन ने उरुज के बैग को देखा, फिर कार की स्पीड स्लो करते इसने उरुज का बैग उठाकर अंदर से मोबाइल निकाले। बाहिर हल्की-हल्की बूंदबांदी शुरू हो चुकी थी और उसके छोटे से मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन पर अदन का नाम जगमगा रहा था। अदन की कॉल देखने जैन ने मोबाइल साइलेंट पर डालते जैसे उठाया वैसे ही रखने लगा जब इसकी नजर एक चीज पर पड़ी। उसने हाथ बढ़ाकर इस चीज को उठाया। इनहेलर को हाथ में थामे इसके दिमाग एक धमाका हुआ था। ओह नो! इसमें लगभग सब बेख्तियार निकला। जितनी स्पीड से इसने कार आगे बढ़ाई थी, इससे दुगनी स्पीड पर कार रिवर्स करके वो वापस पलटता था। हल्की हल्की बूंदबारी अब बारिश का रूप ले चुकी थी। सैन के दिल में कई खदशे आए थे। तेज बारिश की वजह से बाहर सही से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कार की हेडलाइट में इसे जमीन पर कोई हेवला गिफ्ट दिखाई दिया। जैन कार यूं ही बोगी तेज से नीचे उतरकर इसकी तरफ बढ़ा। और वो जमीन पर गिरी लंबे लंबे सांस ले रही थी। सर से बहता खून और आंखों से निकलते आंसू बारिश के साथ ही जमीन में जब्स हो रहे थे। जैन दौड़कर इसके करीब पहुंचा। ये लो तुम्हारा इनहेलर। जैन ने इनहेलर हिलाकर इसके साथ थमाया और उसने कांपते हाथों से इनहेलर इस्तेमाल किया। इनहेलर इस्तेमाल करते ही उरुज का बाजू एक तरफ लुढ़क गया। जैन इसे देख बुखला गया। इसने फुर्ती से उरुज की नफ्स चेक की जो चल रही थी। इसने गहरा सांस लेती इसे उठाया, साथ ही इसकी नजर इस चश्मे पर पड़ी जिसे इसने तेजी से उठाकर अपने जेब में रखा और उरुज को कार में डाला। कार एक बार फिर स्पीड से आगे बढ़ रही थी। जैन बार बार गर्दन घुमाकर पीछे बेहोश पड़ी उरुज को देखता। कितनी बड़ी गलती होने वाली थी मुझसे। इसने पेशानी पर आए गए बालों को पीछे करते सोचा। इसके वहम गुमान में भी नहीं था ये हो जाएगा। कार जंगल के रास्ते से निकलकर मेन रोड पर आई। जैन ने पहले हॉस्पिटल जाने का सोचा मगर हॉस्पिटल वहां से काफी दूर था। फिर कुछ सोचकर इसने अपने फैमिली डॉक्टर को फोन किया और कार अपने घर के रास्ते पर मोड़ ली। माजी कॉलेज दोबारा स्टार्ट हो चुकी थी मगर किसी में भी हिम्मत नहीं थी उरोज के बगैर इस जगह कदम रखने की। मेन मेंशन जहाँ हर वक्त रौनकें लगी रहती थी अब सुनसान सा लगने लगा था। रजामीर और सादिया भी उरोज के जाने से टूट गए थे। राहुल से टीना अक्षय सब बिखर बिखर से गए थे। राहुल जिसे समझ नहीं आती थी किसी का हम मनाए, उरोज का या लैला का। चारों के पैर चारों के पेरेंट्स इन्हें कॉलेज जाने के लिए फोर्स करने लगे। अक्सर जब इंसान कोई गलती या गुनाह करता है तो इसकी सजा सिर्फ इसे ही नहीं इसकी जात से जुड़े हर शख्स को मिलती है। ऐसे ही अक्षय भी था जो किसी गलती या गुनाह के बावजूद भी इस सजा से गुजर रहा था। सिड स्टूडियो की बालकनी में खड़ा था जब टीना इसके मुकाबिल आकर खड़ी हुई। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? टीना ने मेन रोड पर नजरें टिकाए शिकवा किया। स्टूडियो में रोड के बिल्कुल सामने था। सारा दिन वहां से गाड़ियों का गुजर गुजर रहता। सिड ने गर्दन घुमाकर इसे देखा। क्या नहीं बताया? इसकी आवाज बहुत धीमी थी। यही कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हें किसने बताया? सिड ने बिना कोई तासुर के पूछा। अबे ने लेटर में लिखा था। सिड चौंका। क्या लिखा था?
यही कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं तुम्हारा दिल कभी ना तोड़ूँ, टीना ने भर्राई हुई आवाज में कहा। सिड ने दोबारा गर्दन मोड़कर नजरें आते-जाते गाड़ियों पर टिकाई। और तुम क्या करोगे? वही जो आबे ने कहा। सिड के लबों पर अफसुर्दा से मुस्कुराहट बिखर गई। इसने अपना रुख टीना की तरफ किया। तुमने मुझे खुद क्यों नहीं बताया? टीना भी आंखों में शिकवा लिए इसकी तरफ रुख कर गई। डर लगता था, कहीं तुम मना ना करो, कहीं हमारी दोस्ती ना खराब हो जाए। सिड की आवाज और ये नहीं सोचा अगर मैं हाँ कर देती तो? टीना ने नम आंखों से इसके खूबसूरत चेहरे को देखा। नहीं, क्योंकि मुझे पता है अच्छा काम तो तुमने कभी किया ही नहीं। टीना मुस्कुरा दी। टीना, सिड ने इतने चाह से इसे पुकारा। टीना का दिल बेइख्तियार धड़का। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, सिर्फ दोस्त बनकर नहीं। सिड ने इसकी आंखों में देखते मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। मैं भी सिर्फ दोस्त बनकर नहीं। टीना ने नजरें झुकाए धीमे से कहा। सिड के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। टीना भी शर्माती शर्माती से मुस्कुरा दी। दोनों दोबारा बाहर देखने लगे। अगर आबे यहाँ होती तो मुझसे ज्यादा खुश होती, तो इसे होनी थी। सिड ने उदासी से कहा। क्या सब ठीक नहीं हो सकता? वो वापस लौट आए, हमें माफ कर दे। टीना ने रोते हुए इसके कंधे से सर टिका दिया। काश। सिड के अंदर से एक आवाज आई थी। अक्षय और राहुल नीचे स्टूडियो में घूमते हर चीज को गौर से देख रहे थे। हर चीज से उरुज की यादें वाबस्ता थी। यही यही पहली बार झगड़ा हुआ था हमारा। अक्षय एक जगह नजरें टिकाए बोला। राहुल चलता हुआ इसके मुकाबिल आकर खड़ा हो गया। मैंने इससे इसकी एक विश पूछी और इसने कहा हम सब मुसलमान हो जाएं। तब भी पहला झगड़ा हो तुम्हारे साथ हुआ था। अक्षय ने गायब दिमागी से कहा। इसने कहा था हमारा धर्म झूठा है, इसीलिए गुस्सा आया। राहुल ने अपनी सफाई दी। इसने ऐसा क्यों कहा था? क्या मतलब? राहुल ने नासमझी से इसे देखा। हम इतने पुराने दोस्त हैं, लेकिन आज तक इसने कभी हमारी दोस्ती में ऐसी कोई बात नहीं की। फिर इस दिन क्यों? अक्षय ने किसी नुक्ते पर नजर टिकाए पूछा। आज से पहले हमने इससे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं पूछी थी, इसलिए राहुल ने अपनी समझ के मुताबिक कहा। लेकिन इसने ये भी कहा था हमारा धर्म गलत है, इसका इस्लाम सच्चा है। ये बात पंडित भी जानते हैं। सिड और टीना भी वहां आ चुके थे। आर यू गाइस पागल मत बनो, खत्म करो इस बात को। तुम लोग एडवांस जनरेशन में हो। सिड ने इन्हें समझाना चाहा। मुझे ये जानना है। अक्षय ने हाथ फैलाया। दोनों ने इसके पहले हथेली पर अपने हाथ रख दिए। अब तीनों की नजरें सिड पर थी। सिड मलता क्या ना करता, आगे बढ़ा और हाथ पर हाथ रख दिया। गाइस, आई थिंक दिस इज बैड आइडिया। ये ऐसे तो हिंदू धर्म के बारे में निकलेंगे निकालेंगे तो भी बहुत कुछ निकल आएगा। सिड ने कहा। हम इस्लाम के बारे में करेंगे, हिंदू धर्म के बारे में नहीं। और ऐसे तो क्रिश्चियन धर्म के बारे में निकालेंगे तो वहां भी बहुत कुछ निकल आएगा। राहुल ने सिड की दलील खारिज की। चारों सोफे पर आमने सामने बैठे थे, किसी को नहीं पता था कहाँ से शुरू करना है। अक्षय उठा और लैपटॉप ले आया। अक्षय ने लैपटॉप टेबल पर रखा और खुद घुटनों के बल बैठ गया। क्या सर्च करूं? अक्षय ने गूगल ऑन करके पूछा। लिखो, आबे ने ऐसा क्यों किया? सिड ने संजीदगी से कहा। मजाक का वक्त नहीं है। अक्षय चढ़कर बोला। वही तो, मजाक का वक्त नहीं है, इस्लाम के बारे में सर्च करना है। सिड ने भी इसी के अंदाज में कहा। अक्षय ने इंफॉर्मेशन अब इंफॉर्मेशन अबाउट इस्लाम अक्षय ने इंफॉर्मेशन अबाउट इस्लाम सर्च किया। यहाँ तो काफी कुछ लिखा है। अक्षय ने परेशानी से कहा। राहुल सोफे से उठकर इसके साथ आकर बैठ गया। यहाँ तो इस्लाम के बारे में बहुत कुछ लिखा है, हम कहाँ से शुरू करें? अक्षय तुम ये सर्च करो, व्हाट इज इस्लाम। अक्षय ने राहुल की बात पर अमल करते लिखा। यहाँ भी बहुत कुछ है। अक्षय नीचे आता गया। यहाँ क्लिक करो। राहुल ने एक जगह उंगली रखी। इस्लाम दुनिया का सच्चा दीन है। राहुल ने ऊंची आवाज में पढ़ा। अब तुम हिंदू धर्म का सर्च करो, वहाँ भी यही लिखा आएगा। सिड ने लापरवाही से कहा। शट अप सिड, टीना ने इसे झिड़का। सिड मुंह बसोड़ कर बैठ गया। आई थिंक पहले हमें खुद को मेंटली तैयार करना चाहिए। अक्षय ने लैपटॉप बंद किया। यहाँ पर बहुत कुछ है, इसे समझना आसान नहीं है। हमें हमें इन, हमें इंटरनेट के साथ भी यहाँ पर बहुत कुछ है, इसे समझना आसान नहीं है। हमें इंटरनेट के साथ बहुत से इस्लामिक बुक्स भी चाहिए और इन्हें पढ़ने का हौसला भी। अक्षय ये बात से सब मुत्तफिक हुए। तुम लोगों ने कॉलेज का सोचा? मेरे घर वालों ने मेरा दिमाग चाट लिया है कॉलेज कॉलेज करते। सिड ने इसका ध्यान भटकाया। मेरे घर में भी वह भी यही है, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि कॉलेज जाऊं। टीना ने उदासी से कहा। माहौल एकदम रंजीदा हो गया। आखिरी साल है, दिल पर पत्थर रखकर हमें जाना ही होगा। अक्षय ने गहरा सांस लेते कहा। राहुल सर झुकाए बैठा था। टीना ने अक्षय को आंखों ही आंखों में कोई इशारा किया। अक्षय टीना का इशारा समझता सर हिलाकर राहुल के तरफ मुतवज्जा हुआ। राहुल, आगे को अच्छा लगेगा अगर हम अपनी स्टडी अधूरी छोड़ दें?
अक्षय ने इसके कंधे पर हाथ रख के इसे समझाया। राहुल ने सर उठाकर नम आंखों से इसे देखा। राहुल, हमें हिम्मत करनी होगी, अक्षय ने दिलासा देते कहा। सब मेरी वजह से हुआ है, मैं खुद को भी कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। राहुल के मुंह से मरी मरी आवाज निकली। नहीं रहा, ये सब ऐसे ही लिखा था, टीना ने रंजीती हुई आवाज में कहा। राहुल, हमें कल कॉलेज जाना है। मैं नहीं चाहता हमारे आखिरी साल खराब हो। और आबिर ने मुझसे कहा था सबका ख्याल रखूं, खास कर तुम्हारा। और अगर वो कल आए और मुझसे पूछे तो मैं क्या जवाब दूंगा? अक्षय ने नरमी से कहा। वो वापस नहीं आएगी। राहुल की बात पर सब चौंके। तुम्हें किसने कहा? अक्षय ने हैरत से पूछा। इसने लेटर में लिखा था। पर मेरे लेटर में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था, टीना ने हैरानी से बोला। और मेरे लेटर में भी ऐसा कुछ नहीं था, सिट भी हैरत की उठा गिराऊं में था। मेरे भी। अक्षय की धीमी सी आवाज राहुल के कानों से टकराई। तुम लोगों के लेटर कहाँ हैं? राहुल अपनी जगह से खड़ा हुआ। घर पर। तीनों के मुंह से एक साथ निकला। तुम लोगों ने रजा अंकल का लेटर पढ़ा? नहीं। तुम्हारे लेटर में नहीं लिखा। पेपर। मेरे लेटर में क्यों? राहुल रंजीता हुआ। वो तुमसे नाराज थी, इसलिए इसने ऐसा लिखा होगा, टीना ने अपनी समझ के मुताबिक कहा। राहुल का दिल डूबा था। रजा अंकल के घर चलते हैं। राहुल कार गैरेज से उठाकर स्टूडियो से निकल गया। पर वहां क्यों? सिर्फ सोफे से उठा। इनका लेटर पढ़ने, शायद इसमें कुछ लिखा हो। अक्षय जवाब देता बाहर निकल गया। पांचों सोफों पर बैठे रजा मीर का इंतजार कर रहे थे जब वो वहां आए। इन्हें देख चारों चौंके। कुछ ही दिनों में वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़े नजर आ रहे थे। राहुल इन्हें देख बेइंतहा शर्मिंदा हुआ। रजा मीर अफसरदा से मुस्कुराते सोफे पर बैठ गए। सलाम दुआ के बाद राहुल ने बात शुरू की। अंकल, क्या हम आमिर का लिखा लेटर पढ़ सकते हैं? वो कमरे में पड़ा है। इन्होंने बिना वजह पूछते कहा। बताया। तुम जाकर ले आओ, टेबल पर पड़ा है, रजा मीर ने राहुल से कहा। राहुल सर हिला था, खामोशी से उठकर लेटर लेने चला गया। लेटर टेबल पर पड़ा था। राहुल ने वही लेटर खोलकर पढ़ा। लेटर पढ़ते पढ़ते इसके चेहरे की तासुरात बदलते गए। वो बोझल कंधों से लेटर उठाए वापस आया। अक्षय ने तेजी से उठकर इसके पास से लेटर लेकर पढ़ा। लेटर पढ़कर इसने टीना को पकड़ा दिया। टीना से होते हुए वो लेटर सेट के पास पहुंचा। क्या हुआ? रजा मीर ने इनके यूं लेटर पढ़ने पर परेशानी से पूछा। कुछ नहीं अंकल, बस आबे का लेटर पढ़ना था, टीना ने बात बनाई। क्या कोई अपने बाप से नाराज होकर यूं जा सकता है? वो क्यों चिल्लाया? चली गई। रजा मीर टूटे बिखरे लहजे में बोले। वो आपकी वजह से नहीं गई अंकल। राहुल इनके घुटनों पर हाथ रख के इनके सामने टुकड़ों के बल बैठ गया। वो मेरी वजह से घर छोड़ कर गई है। क्या? रजा मीर को लगा उन्होंने कुछ गलत सुना है। हाँ अंकल, सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दें। मेरी वजह से आपकी बेटी आपसे दूर हुई। राहुल ने इनके आगे आगे दोनों हाथ जोड़े। क्या कह रहे हो? ज़मीन ने इसके दोनों हाथों को अपने ज़ैफ़ हाथों में थाम लिया। राहुल ने सारी बात इनकी गोश गुजार दी। ज़मीर सख्त आंखों से इसे देख रहे थे। सबकी आंखें नम थी। एक तरफ सादिया भी अपने मुंह पर हाथ रख के खड़ी अपने आंसुओं का गला घोट रही थी। आई एम सॉरी अंकल। राहुल ने रोते साथ इनके घुटने पर सर टिका दिया। ज़मीर ने इसके सर पर हाथ फेरा। परी को तुम लोग बहुत अजीज हो, और इसकी तरह मुझे लगता है था। परी को तुम लोग बहुत अजीज हो, और इसकी तरह मुझे भी मुझे लगता था। इस सब का कसूरवार मैं हूँ। मगर तुमने ये बात बताकर मेरे दिल से कम इस बात का बोझ तो कम किया। रज़ा मेरे आंसुओं के दरमियान बोली। इसने कहा था वो लौट आएगी, मैं इसका इंतज़ार करूँगा। वो मेरी बेटी है, इसे पता है इसका पापा इसके बिना नहीं रह सकता, वो लौट आएगी। रज़ा मेरे एक आँख से कह रहे थे। वहाँ बैठे किसी भी शख्स ने अपने आंसू छुपाने की कोशिश नहीं की थी। राहुल वहाँ से उठ खड़ा हुआ। रज़ा मेरे खुद को संभालते अपने कमरे में चले गए। सानिया भी उल्टे कदमों मुड़ी थी। इसने तुम्हारे लेटर में ऐसा क्यों लिखा कि वो वापस नहीं आएगी? रीना ने राहुल के करीब आते पूछा। ताकि जो दर्द इसे हुआ है वो मुझे भी महसूस हो। नो, वो तुम्हें दर्द नहीं देना चाहती थी। अगर ऐसा था तो इसने मेरे लेटर में ऐसा क्यों लिखा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं? अक्षय राहुल के पास से इनकारी था। इसने इसलिए कहा था मैं वापस नहीं आऊंगी ताकि मैं इस पछतावे के आग में लम्बे लम्बे चलूं। राहुल ने कर्ज से आंखें मींची। इसे एहसास हो रहा था और उसके दर्द का। शाम में सब अपने अपने लेटर लेकर स्टूडियो आना। वो आंखें साफ करता वहां से चला गया। इसके जाने के बाद टीना उठकर अरूज के कमरे में आई थी। हाल। आँख खुलने पर इसने खुद को एक कमरे में पाया। बैठने की कोशिश करते ही इसके मुंह से एक सिसकी निकली और इसका हाथ बेख्तियार अपने सर के पिछली साइड पर गया, जहां पट्टी बंधी थी। रोज ने सर घुमाकर आसपास का जायजा लिया। वो इस वक्त एक आलिशान कमरे में बैठी जो इसे जागता देख चौंकी थी और अब तमिल में कुछ कह रही थी। रोज को कुछ समझ नहीं आया। वो अनजान नजरों से इसे देखती गई। रोज के यूं देखने पर लड़की कच्चल सी हुई कमरे से निकल गई। रोज हैरान और परेशान बेड से उठने की कोशिश करने लगी। जब दरवाजा दोबारा खुला, एक औरत अंदर दाखिल हुई। इसके पीछे वही लड़की हाथ में ट्रे पकड़े कमरे में दाखिल हुई थी। अरे उठ क्यों रही हूँ? आराम से लेट जाओ, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई। औरत ने
शगुफ्ती से कहा। उरुज जहाँ थी वहीं जमकर अनजान नजरों से इन्हें देखने लगी। औरत बैठ के पायते पायते पर टेक गई और लड़के को हाथ के इशारे से ट्रे टेबल पर रखने को कहा। रोज थोड़ा घसमसाकर पीछे हुई। इसके यूं पीछे होने पर औरत मुस्कुरा दी। इसकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत और दिलकश थी। औरत को लगा इसने ये मुस्कुराहट पहले भी कहीं देखी है। इसने बगौर औरत का जायजा लिया। सर पर सलीके से दुपट्टा लिए, हाथों में सोने के कंगन, एक खूबसूरत सादा लेसा लिबास पहने वो औरत काफी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। मेरा नाम तैयबा अब्बासी है और मैं सैन की माँ हूँ। तैयबा ने अपना तारुफ करवाया और उसके दिमाग में धमाका हुआ। वो ज़ैनब बाज़ी के घर पर थी। इसके माथे पर शिकनी नमदार हुई। मुझे ज़ैन ने सब बताया है। माज़रत ख़्वाह हूँ जो इसने तुम्हारे साथ किया। मुझे इसका दुख और अफसोस है। तैयबा ने शर्मिंदगी से सर झुकाए कहा। रोज हौंक बनी बैठी इसे देख और सुन रही थी। इसने जो किया वो माफ़ी के लायक तो नहीं है, मगर हो सके तो मेरे बेटे को माफ़ कर दो। तैयबा ने उरुज के हाथ पर हाथ रखते नरमी से कहा। उरुज खामोश रही। मेरा बेटा दिल का बड़ा बुरा नहीं है, बस इसके बाप के लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। मैं इसके रवैये की तरफ से शर्मिंदा हूँ तुमसे। नहीं, आप शर्मिंदा मत हो, उरोज ने खुद को कहते सुना। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे ज़ैन ने तुम्हारे बारे में सब बताया। तैयबा खुलकर बोली। उरोज हैरान बैठी थी। अच्छा, तुम खाना खाओ वरना ठंडा हो जाएगा। तैयबा ने लड़की को इशारा किया। लड़की ने ट्रे उठाकर उरोज के सामने रख दी। उरोज को भूख लगी थी, इसलिए वो बिना किसी झिझक के पूरी रगबत से खाना खा रही थी। इसके दिमाग में एक ही बात थी, अगर वो मेरे घर का खाना खा सकता है तो मैं क्यों शर्माऊं। तैयबा उरोज के खाना खाने तक वहीं बैठी रही। इसके खाना खाने के बाद लड़की बर्तन लेकर कमरे से चली गई। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुलाजिमा से कहना, इसे अपना ही घर समझो। तैयबा ने प्यार से कहा। तुम आराम करो, मैं आती हूँ। तैयबा इसके सर पर हाथ फेरती कमरे से निकल गई और उस बेड से उठकर ड्रेसिंग टेबल के पास आई। इसने शीशे में अपना चेहरा देखा। टुड्डी पर बड़ा सा नील पड़ा था। रोज ने हाथ बढ़ाकर इसे छुआ। दर्द के मारे इसके मुंह से एक सिसकी निकली। हाथ टुड्डी से होता सर पर बंधी पट्टी पर गया। वो अपने चेहरे के हर नुकोश को बहुत गौर से देख रही थी। इसे लगा कुछ मिसिंग है। चश्मा याद आती इसने इधर उधर नजरें दौड़ाई, मगर इसे इसका चश्मा कहीं दिखाई नहीं दिया। एक गहरा सांस खारिज करते हुए कमरे में बनी एक अदद खिड़की के पार आ गई। उर्विज ने सर झुकाकर नीचे देखा, जहाँ एक खूबसूरत सा गार्डन था। वो चौंकी। इसे ऊपर कौन लाया था? इस सोच के आते ही वो उलझ गई। क्या जैन? इसने झुरझुरी ली। माली पौधे को पानी देने में मशरूफ था। उर्विज की नजरें गार्डन में रखे चूल्हे पर गई, जहाँ एक 16-17 साल लड़की बैठी झूल झूल रही थी। जैन उर्विज के कमरे के बाहर खड़ा चक्कर लगा रहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी कैसे उर्विज को फेस करे। शायद जिंदगी में पहली बार वो इसे सिचुएशन में आया था। हाथ में उरुज का चश्मा लिए पकड़े खुद में हिम्मत जमा कर रहा था। जैन ने चश्मा चेहरे के सामने किया। चश्मे पर जगह जगह मिट्टी के निशान की। इसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर चश्मा साफ किया। चश्मा साफ करने के बाद इसने 3-4 फूंक मारकर चश्मे का जायजा लिया, जो पहले ही निस्बत काफी साफ लग रहा था। ना जाने चश्मा देखते ही इसके दिल में क्या समाई। इसने चश्मा आंखों पर लगाया और इसी पल वो चौंका था। उरोज गार्डन देखने में मसरूफ थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, इसने गर्दन मोड़कर देखा। दरवाजा बंद था। इतनी देर में दोबारा दस्तक हुई। आ जाए, उरोज ने जरा दुरुस्त होते कहा। जैन आवाज पर दरवाजा खोलकर अंदर आया। जैन को देख इसके अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। आज इसके चेहरे पर कोई तसल्सुल नहीं था। जैन उरोज से थोड़े फासले पर रुका। उरोज ने चेहरा मोड़ लिया। इसका यूं मुंह मोड़ना जैन को बुरा लगा था, ना जाने क्यों। चंद लम्हे दोनों में कोई बात नहीं हुई। आई एम सॉरी। उरुज ने तंजिया हंसते इसकी तरफ देखा। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि इससे भी बुरा करना चाहिए था, है ना? उरुज ने इसके बात में अपनी बात घुसाकर तंजिया कहा। नहीं, जैन ने नफी में सर हिलाया। मुझे अफसोस है, आई एम रियली सॉरी, जैन ने शर्मिंदगी से कहा। मुझे घर जाना है। वो इसके बाद नजरअंदाज कर दी। सर्द मेहरी से बोली, पहले माफ करो। जैन ने भी इसकी बात को नजरअंदाज किया। तुम बड़े लोग हम जैसे छोटे लोगों से माफी मांगते अच्छे नहीं लगते। ऐसा ऐसा स्टैंडर्ड तो नहीं है ना तुम्हारा। रोज ने तरजी नजरों से ऐसे देखते तंजिया कहा। मैंने जो कहा वो सब एक मजाक। तुम इस सब को मजाक कहते हो? तुम्हारे नजर में ये सब मजाक है? और रोज ने इसके बाद तरसती से काटी। पहले किसी का भरोसा जीतो, फिर इसे किसी सुनसान सड़क पर पटक दो, ताकि सांप इसे सड़क समझकर इस पर से गुजरे। आखिर में उरूज रोहान से हुए। जैन ने नजरें उठाकर इसे देखा। तुम्हें पता है, वहां सांप था, वो मेरे पैर पर से गुजरा। उरूज छोटे बच्चे की तरह रोती इसे बता रही थी। जैन बेख्तियार मुस्कुराया। उरूज ने उरूज ने इसकी मुस्कुराहट देखी। इसे याद आया इसने तैयबा जैसी मुस्कुराहट
कहाँ देखी थी? तुम हँस रहे हो? उरुज गुस्से से बोली। नहीं। ज़ैन फौरन संजीदा हुआ। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें साहब के साथ। ज़ैन की हंसी निकल गई। तुम एक घटिया इंसान हो, उरुज गर्जदार आवाज में बोली। सॉरी। इसने निचला होंठ दांतों तले दबाते कहा। मुझे घर जाना है अभी। इसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। अभी नहीं जा सकती। क्यों? वह हैरान हुई। जब तक अम्मी ने कहा न कहे तुम कहीं नहीं जाओगी। ज़ैन ने कंधे उचकाए कहा। ठीक है, अपनी अम्मी को बता दो कि मैं जा रही हूँ। और उस उलट लहजे में बोली। वो तुम्हें अभी नहीं जाने देंगी मेरी वजह से। तुम्हें इतनी मुश्किल हुई इस बात का मेरी अम्मी को बहुत अफसोस है। जो भी है मुझे घर जाना है। उरुज ने इसकी बात को नजरअंदाज किया। ठीक है, मैं अम्मी को बता दूँ। तुम इनसे खुद बात कर लो। ज़ैन कह कर जाने लगा। ज़ैन कह के जाने लगा जब कुछ याद आने पर रुका। ये लो तुम्हारा चश्मा। और उसने झपटे मारकर अपना चश्मा खींचा। इसके अंदाज ने ज़ैन को किसी सोच में मुब्तला किया था। वो बिना कुछ कहे कमरे से जाने लगा। जब जब इसके कानों से उरुज की आवाज टकराई, कमीने इंसान। ज़ैन के लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट आई और ऐसी मुस्कुराहट समेटे वो कमरे से निकल गया। ज़ैन के जाने के 2 मिनट बाद तैयबा दोबारा इसके कमरे में आई। ये क्या बात हुई? तुम इतनी जल्दी ही वापस जाना चाहती हो? हमारे घर के मेहमान हो, एक तो दिन तो रहो रहो। तैयबा ने आते ही सिकुड़ गया। वो मुझे अपने काम पर भी 1-2 दिन से तुम्हारे काम का कोई ख़ारिज नहीं होगा। तैयबा ने इसकी बात काटी। और फ़िक्र मत करो, मैंने अदन से बात कर ली है। तैयबा की बात पर वो चौंकी। इसे भी तुम्हारे यहाँ रहने पर कोई मसला नहीं है। तैयबा ने इसे मज़ीद चौंका दिया। आप अदन आंटी को कैसे जानती हैं? बताऊँगी बाद में, पहले मेरी बात सुन लो। तुम कहीं नहीं जाओगी, तैयबा ने प्यार से इसे पुचकारते कहा। रोज़ को समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े भिजवाती हूँ। तैयबा प्यार से कहती कमरे से चली गई। पीछे रोज़ सभी सोचों के हम फ्रेश होने चली गई। बेचारू सभी सोचा कि हमरा फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होने के बाद इन्हें कपड़ों में वो बाहर आ गई। बेड पर नजरें पड़ते वो टिक गई। एक खूबसूरत सी 16-17 साल लड़की बेड पर पाँव पसारे बैठी थी और उसको देख लड़की ने एक खूबसूरत सी मुस्कान पास की। वही सेम मुस्कुराहट। यहाँ क्या सबकी मुस्कुराहट एक जैसी है? रोज ने भी जवाबन मुस्कुराहट पास करते कहा। सोचा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयत अब्बासी है। आयत ने अपनी मीठी सी आवाज में तारुफ करवाया। ज़ैन ने तो कहा था वो एक लौता है, फिर ये? रोज ने उलझ कर इसे देखा। वालेकुम अस्सलाम पे उलझ रोज उलझन में मुस्कुराती शीशे में देखने लगी। यू यू से या आई से? आयत की बात पर वो मजीद उलझी। मेरा मतलब है फर्स्ट लेटर यू से है या आई से? आयत ने इसकी उलझन दूर की। यू से। रोज ने गड़बड़ाकर कहा। बहुत तेज है ये। इसने शीशे में से एक इसका आश्क देखते सोचा। कोई सर कोई सरनेम नहीं है आपका? आयत ने मुंह बसोर कर पूछा। उरुज को वो बहुत क्यूट लगी। उरुज उरुज रज़ा मीर। उरुज ने मुस्कुराकर कहा। फिर अपनी गलती का एहसास हुआ। इसे अपना पूरा नाम नहीं बताना चाहिए था। बहुत प्यारा नाम है। आयत ने खुशी से कहा। उरुज जबरदस्ती मुस्कुराई। ये अम्मी ने कपड़े भिजवाए थे आपके लिए। आयत ने इसके करीब आकर कपड़े से इसे दिए। जज़ाकल्लाह। उरुज ने कपड़े थाम लिए। अरे आप तो बिल्कुल अम्मी जैसी शुक्रिया अदा करती हैं। आयत को कुछ गवार हैरत हुई। उरुज इसकी बात पर मुस्कुरा दी। ऐसे शुक्रिया अदा करना इसने भी अदन से सीखा था। आप चेंज कर ले, आयत कहती जाकर वापस बेड पर बैठ गई। उरुज ने हाथ में पकड़ा चूड़ा देखा जो बिल्कुल नया था और इसके साइज का भी। उरुज थोड़ा हैरान हुई। अम्मी ने मंगवाए हैं, जैन भाई से कहकर। आपको पूरे होंगे। आयत ने इसकी हैरानी दूर की थी। उरुज खामोशी से चेंज करने चली गई। वापस आने पर आयत को वहीं बैठा पाया। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। आयत ने खुलकर इसकी तारीफ की। उरुज झेप कर मुस्कुरा दी। उरुज ने खुद को शीशे में देखा। सर पर लगी पट्टी फेंक चुकी थी। ब्लैक कलर का सूट पहने वो वाकई बहुत प्यारी लग रही थी। इसे काले रंग के अलावा कोई और रंग नहीं मिलता मिलता क्या? रोज ने खुद को शीशे में देखते सोचा। चले नीचे चलते हैं। आयत बेड से उठी। रोज खामोशी से इसके साथ चल दी। आयत इसे लिए सीढ़ियों से नीचे आई जहाँ एक तरफ बने लॉन्च में तैयबा और जैन बैठे थे। आयत इसे लिए लॉन्च में आ गई। आओ बेटा मेरे पास। तैयबा ने इसे देखते ही प्यार से कहा। रोज खामोशी से जाकर इनके साथ बैठ गई। जैन ने एक नजर से ही देखा ठुड्डी पर डाल जैन ने एक नजर इसे देखा ठुड्डी पर डाला नील, सर पर फेंकी पट्टी। इसे बेख्तियार शर्मिंदगी महसूस हुई। बहुत प्यारी लग रही हूँ माशाल्लाह। तैयबा ने इसे साथ लगाए कहा। तैयबा की बात पर जैन ने दोबारा इसका जायजा लिया। गंदमी रंगत पर कॉलर
गंधमी रंगत पर कलरन खूब जच रहा था। हाँ, गंधमी रंगत पर काला रंग खूब जच रहा था। ज़ैन टकटकी बाँधे इसे देखने लगा। आयत ने गला खंगार कर इसका ध्यान अपनी तरफ किया। ज़ैन खच्चल गुस्सा होकर दूसरी तरफ देखने लगा। भाई शर्म करे, दुश्मन है आपके। आयत ने इसके करीब बैठकर इसके कान में सरगोशी की। आयत की बात पर ज़ैन ने इसे घूरा। आई एम सॉरी बेटा, ज़ैन की वजह से तुम्हें इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ा। तैयबा ने इसकी ठुड्डी पर पड़े नील को देखकर शर्मिंदगी से कहा, इट्स ओके आंटी। उरोज ने धीमी आवाज में कहा, सैन डॉक्टर को फोन करो, उरोज की पट्टी चेंज करवानी है। देखो सारे भीग गई हैं। तैयबा ने कहा, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी इसे रिमूव करने वाली थी। उरोज ने फौरन इनकार किया। जैन का जेब में जाता हाथ रुका जहाँ इसका मोबाइल था। इतनी जल्दी अभी तो जख्म हरा है। तैयबा ने फिक्रमंदी से कहा, नहीं मुझे आदत है जख्म खाने की। उरोज की आंखों के सामने कई चेहरे एक साथ लहराए। गाल पर एकदम तपिश का एहसास हुआ। उरोज की बात पर वहां बैठे सभी शर्मिंदा हो गए। रोज इनकी शर्मिंदगी भागती बात बदलती बोली, मैं आपका घर देख लूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, आयत तुम्हें दिखा देगी। तैयबा ने खुशदिली से कहा। उरुज आयत के साथ गार्डन में आ गई। गार्डन में लगे रंग बिरंगे फूल देख उरुज का मूड काफी बेहतर हो गया। ये सब जैन भाई ने अपनी निगरानी में लगवाए हैं, इन्हें फूल बहुत पसंद है। आयत की बात पर उरुज जी जान से हैरान हुई। आई मीन आपको घर की बैक साइड दिखाती हूँ। आयत की बात पर उरुज सर हिलाती इसके साथ चल दी। घर के पीछे बने लॉन में सिवाय घर के पीछे लॉन में सिवाय चेयर्स के और कुछ नहीं था। शाम में सब यहाँ बैठकर चाय पीते थे। आयत की बात पर उर्वशी मुस्कुरा दी। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा? आयत थोड़ा पजल हुई। अमूमन घर में बने लॉन में चाय ही पी जाती है। आयत थोड़ी शर्मिंदा से होती वापस मुड़ी। उर्वश को आयत पसंद आई थी। तुमने देखा इस बच्चे के चेहरे पर कितने निशान हैं? उर्वश की बाहिर जाते ही तैयबा जैन पर बरसी। मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी तो नहीं की थी कि तुम यूं दूसरों को तकलीफ पहुंचाते फिरो। अम्मी कल रात से कितनी बार आप मुझे ये सुना चुकी हैं। मैं मानता हूँ मेरी गलती है और मैंने सॉरी भी कहा है इसे। जैन इसके सामने घुटनों के बल बैठा बोला, और इसने तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट किया? तैयबा ने घूर कर इसे देखा। वो तो अभी तक नहीं किया। जैन ने नजरें चुराते कहा, पहले इससे सॉरी एक्सेप्ट करवाओ, फिर ही मैं तुमसे बात करूंगी। तैयबा कहती नाराजगी से उठकर वहां से चले गई। जैन ने गहरा सांस लिया। दोनों गार्डन में पड़े झूले पर बैठ गए। आपको अपने कमरे में बाद में दिखाऊंगी, आयन ने झूला झुलाते कहा। रोज ने सर हिला दिया। आप क्या करती हैं? मैं हम्म, मैं जॉब करती हूँ और साथ ही स्टडी भी आखिरी साल था। अब रिजल्ट का इंतजार है, कुछ ही दिनों में भी वो आ जाएगा। रोज ने सारी तफसील बताई। और पेपर्स के बाद क्या करेंगे? आई मीन फ्यूचर। कहीं अच्छी जॉब करूंगी और साथ ही नीट का एग्जाम दूंगी। अब भी डॉक्टर आप भी डॉक्टर बनना चाहती हैं? आयत ने इसकी बात काटी। हाँ, मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन लेकिन क्या? मैं हर साल नीट के एग्जाम में फेल हो जाती हूँ। आयत ने अफसरदगी से बताया। सिट, गुरुजी ने अफसोस कहा। कोई बात नहीं, शायद अगली बार तुम पास हो जाओ। गुरुजी ने इसे उदास देख सर दिलासा दिया। आपने आपने दिया नीट का एग्जाम? आयत ने अपनी उदासी बुलाए पूछा। नहीं अभी नहीं, रिजल्ट के बाद दूंगी। स्कॉलरशिप पर। गुरुजी ने नजरें गार्डन में पर टिकाए कहा। "हम्म, और अगर स्कॉलरशिप पर आपको ना मिली तो? आयत ने हैरत से पूछा। फिर मैं किसी अच्छी सी कंपनी में जॉब करूंगी और पैसे जमा करके सीधा दाखिला लूंगी। गुरुजी ने सर सा बताया। ऐसे तो बहुत साल लगेंगे, आयत ने हैरानी से कहा। साल तो लगेंगे। गुरुजी ने गार्डन से नजरें हटाई इसे देखा। मेरी दुआ है आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, आयत ने चहकर कहा। सैन ने इसके करीब आकर गला खंगारा। क्या बातें हो रही हैं? जैन आयत के सर पर पहुंच कर पूछने लगा। उरूज ने नागवारी नजरों से इसे देखा। आपको क्यों बताएं, हमारी अपनी बातें हैं। आयत ने मुंह चढ़ाकर कहा। आजकल बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। जैन ने इसका कान पकड़ा। मैंने ऐसा क्या कहा? आयत ने कान छुड़ाने की कोशिश करते पूछा। चलो जाओ, अम्मी बुला रही हैं। जैन ने इसकी बात नजरअंदाज करते इसका कान छोड़ा। आयत तेजी से दूर हुई। सीधी तरह कहें, मुझे अंदर भेजना है, आयत कहकर तेजी से अंदर भागी। पागल। जैन बड़बड़ाकर मुस्कुराया। रोज खामोशी से गार्डन में लहलहाते फूलों को देख रही थी। तुमने बताया नहीं, मेरा सॉरी एक्सेप्ट किया या नहीं? जैन ने गहरी नजरों से इसे देखते पूछा। मैंने कहा था, हम छोटे लोगों से सॉरी बोलना अब बड़े लोगों का स्टैंड नहीं है। रोज ने ठंडे थार लहजे में कहा। क्या तानों से ही मारोगी? अंदर अम्मी और बाहर तुम। जैन ने गहरा सांस लिया। जैसे तुम्हारे काम है
तुम्हें शूट करना चाहिए, मैं तो सिर्फ़ तंज़ कर रही हूँ। रोज़ा ने लफ्ज़ों पर ज़ोर देते कहा, तुम चाहो तो शूट कर लेना, लेकिन अभी माफ़ कर दो, वरना अम्मी मुझसे बात नहीं करेंगी। ज़ैन ने मुस्कीन से शक्ल बनाई। पहली बात, तुम्हें मार कर मैं अपने हाथ कंधे क्यों करूँ? और दूसरी बात, मेरे माफ़ ना करने से तुम्हारी अम्मी तुमसे बात क्यों नहीं करेंगी?